हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूक्लियस के ऊपर है, केंद्रक के ऊपर है। बच्चों, फंडामेंटल क्लास में आप पढ़ते आ रहे हो कि जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, एक कोशिका का, एक सेल का बड़ा ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो एक कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के होने वाली जो रिएक्शंस हैं, जो फंक्शंस हैं, जो कार्य हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। सेल्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनका जो कंट्रोल है वो न्यूक्लियस करता है। ठीक है, इसलिए न्यूक्लियस आल्सो कॉल्ड इज हार्ट ऑफ सेल। कोशिका का क्या कहलाता है? हार्ट कहलाता है। और न्यूक्लियस के अंदर ही इसका जेनेटिक जो मटेरियल है वो रहता है। बच्चों, आपको मालूम है कि न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसका काम क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, उनको क्या करना? पहुंचाना। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो सूचनाओं, जो इंफॉर्मेशन जाती हैं वो न्यूक्लियस के माध्यम से ही जाती हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियस की अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो बच्चों सबसे पहले जो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन की बात चल रही है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट किया था, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया किया था, और जो तीसरा सेल ऑर्गेनेल है वो न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड यानी न्यूक्लियस के चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण मिलता है। ठीक है, तो बच्चों इसकी न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर जानने से पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले जो न्यूक्लियस है उसकी खोज किसने की? एक रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ट्रैडकैंसिया के अंदर न्यूक्लियस की उपस्थिति का पता लगाया या न्यूक्लियस की खोज की। ठीक है, 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने ट्रैडकैंसिया के अंदर न्यूक्लियस को सबसे पहले खोजा। ठीक है, और इसी न्यूक्लियस को जो मिस्र था या मैसर जो था 1870 के अंदर इसको न्यूक्लियन नाम दिया। क्या नाम दिया इसको? न्यूक्लियन। ठीक है, डब्ल्यू वाल्डेर ने 1888 के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थी, धागों के समान जो संरचनाएं थी, उनको क्रोमोसोम कहा, उनको गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा। और इसी प्रकार हैमरलिंग ने एक एल्गी एसिटाबुलेरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उसने क्या बताया कि एसिटाबुलेरिया जो एल्गी है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल सेंटर का काम करता है। क्या करता है? कंट्रोल सेंटर का काम करता है। टोटल सेल का जो कंट्रोलर सिस्टम है वो क्या है? न्यूक्लियस है। यानी एक केंद्रक ही पूरी सेल के जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और ऐसा एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया? एसिटाबुलेरिया जो कि एल्गी है, हैमरलिंग ने यह एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, कैलन एंड टॉमलिन ये दो साइंटिस्ट थे। 1950 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्होंने यह बताया कि जो जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, इसके चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण मिलता है। यानी जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों अब आगे अपने इसकी ऑकरेंस यानी उपस्थिति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आपको मालूम है कि सेल्स दो प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, आपको मालूम है, फंडामेंटल क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, जो कोशिकाएं हैं वे दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स को क्या बोलते हैं? आदिम प्रकार की सेल्स। और यूकैरियोट्स को क्या बोलते हैं? नई प्रकार की सेल्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर ही न्यूक्लियस मिलता है, लेकिन बच्चों इसमें डिफरेंस है, इसमें अंतर है।
प्रोकैरियोट्स जो आदिम प्रकार की जो पुरानी सेल्स हैं, सबसे पहले जो जनरेट हुई थी प्रोकैरियोट्स आदिम प्रकार की सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है बच्चों, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं मिलती, किसी भी प्रकार का आवरण नहीं मिलता, धागों के समान उलझा हुआ मिलता है। और इस प्रकार का जो न्यूक्लियस है प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलने वाला जो न्यूक्लियस है वह क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड्स। तो न्यूक्लियोइड्स का मतलब है प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलने वाला न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस जिसके चारों तरफ किसी भी प्रकार का आवरण नहीं मिलता, इर्रेगुलर शेप में मिलता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। अब यूकैरियोट्स की बात करें, जो नई सेल्स हैं, ठीक है, नवीन सेल्स हैं, यूकैरियोट्स की बात करें तो जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप होता है, अत्यधिक सुविकसित प्रकार का होता है। और न्यूक्लियस जो होता है यह डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, चारों ओर दोहरी झिल्ली युक्त आवरण मिलता है बच्चों। लेकिन एक अपवाद है, एक्सेप्शन है कि आरबीसी, यहां पर मैंने बताया कि सभी प्रकार की जो सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस मिलता है, लेकिन एक्सेप्शन की बात करें, अपवाद की बात करें तो आरबीसी, ठीक है, और सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम। जब बच्चों अपने प्लांट्स के अंदर जाइलम फ्लोएम पढ़ते हैं, जो फ्लोएम वाला पोर्शन है, फ्लोएम का जो एलिमेंट है सीव एलिमेंट है, तो फ्लोएम का सीव एलिमेंट और आरबीसी, स्तनधारियों की जो आरबीसी हैं उनके अंदर न्यूक्लियस आर आल्सो एब्सेंट, न्यूक्लियस उसमें नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन कैमल एंड लामा की जो ये स्तनधारी होते हुए भी इनकी जो आरबीसी है उनके अंदर न्यूक्लियस आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। स्तनधारियों में आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं मिलता, लेकिन बच्चों कैमल और लामा, ये ऊंट की प्रजाति है, इसकी जो आरबीसी है इनके अंदर न्यूक्लियस मिलता है, ठीक है। ये भी एक अपवाद है, ठीक है। अब अपने न्यूक्लियस की साइज की बात करते हैं, आकार की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस का जो साइज है वो 5 माइक्रोन टू 30 माइक्रोन तक हो सकता है, ठीक है। 5 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक इसका हो सकता है। और इसी प्रकार न्यूक्लियस के शेप की बात करें, आकृति की बात करें तो बच्चों विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं उनमें न्यूक्लियस की जो आकार है, शेप है, आकृति है, वो भी विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है। तो कुछ सेल्स के अंदर न्यूक्लियस राउंडेड भी हो सकता है, गोल आकृति का भी हो सकता है, ओवल अंडाकार भी हो सकता है, इलोंगेटेड इसको बोलते हैं लंबवत भी हो सकता है, स्पाइरल सर्पिलाकार और डिस्क लाइक या डिस्कोइड भी बोलते हैं, डिस्क की आकृति का, और घोड़े की नाल जैसा भी हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार की जो स्पीसीज हैं, चाहे एनिमल स्पीसीज हैं चाहे प्लांट स्पीसीज हैं, तो उनमें जो न्यूक्लियस की जो शेप है वो अलग अलग हो सकती हैं। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर आप देखो कि एक WBC जिसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, WBC में जो न्यूक्लियस की शेप है वो निश्चित नहीं होती, इर्रेगुलर होती है, ठीक है। अब बच्चों अपने बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस की एक सेल के अंदर न्यूक्लियस की संख्या कितनी हो सकती है बच्चों? अगर यहाँ संख्या को आधार बनाएं तो 3 प्रकार की सेल्स आपके सामने हैं। 3 प्रकार की सेल्स कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज मोनोन्यूक्लिएट। मोनो का मतलब क्या है? सिंगल। मोनो का मतलब यहां पर क्या है? सिंगल। बाई का मतलब क्या है? डबल, या बाई या डाई एक ही बात है। तो मोनोन्यूक्लिएट, मोनो का मतलब सिंगल, न्यूक्लिएट का मतलब न्यूक्लियस। जब कोशिका के अंदर, सेल के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस हो, 1 न्यूक्लियस पर सेल, जब एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस हो, ठीक है, यह कंडीशन क्या कहलाती है? मोनोन्यूक्लिएट, जैसे प्लांट और एनिमल है, ठीक है। अब बच्चों बाई न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट का मतलब क्या है?
दो केंद्रक, एक सेल के अंदर जब दो केंद्रक हों, दो न्यूक्लियस हों, और इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है बच्चों, इसकी एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस मिलते हैं, ठीक है। तीसरी जो टाइप है, तीसरा जो प्रकार है वो है पॉलीन्यूक्लिएट। पॉली का मतलब है मोर देन टू। जब न्यूक्लियस की संख्या, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस की संख्या दो से अधिक हो, मोर देन टू, दो से अधिक हो, तो यह क्या कहलाती है? पॉलीन्यूक्लिएट, ठीक है। बहुकेंद्र की, एक सेल के अंदर दो से ज्यादा केंद्रक हो तो इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लिएट या बहुकेंद्र की। बच्चों, एक सेल के अंदर जब दो से अधिक केंद्रक हो, असंख्य मात्रा में केंद्रक फ्री फ्लोटिंग करते हो, सेल तो यहां पर एक है, कोशिका तो एक है, लेकिन केंद्रकों की जो संख्या है वो अनेक है, ठीक है। उनके बीच में किसी भी प्रकार का सेप्टा या पट की फॉर्मेशन नहीं है, तो इस प्रकार की स्टेज क्या कहलाती है? सिनोसाइटिक स्टेज बोलते हैं, या इसको बोलते हैं समकोशिका। एक ही सेल के अंदर अनेक केंद्रकों का मिलना, दिस इज आल्सो कॉल्ड ए सिनोसाइटिक स्टेज, या इसको क्या बोलते हैं? समकोशिकी।